हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट करा था फिजिक्स का, जिसका नाम था विद्युत धारा। कल हमने बताने का प्रयास करा कि विद्युत धारा एक्चुअल में होती क्या है। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि आज हमें इसी मुद्दे पर बात करनी है। कल मैंने कहा था कि जब आवेश का प्रवाह होगा, आवेश के प्रवाह का नाम ही धारा है, आवेश के प्रवाह का नाम ही विद्युत धारा है। तो यहां से सबसे पहला जो सवाल उठा वो ये उठा कि आवेश का प्रवाह किस में होगा। आवेश का प्रवाह होता है चालकों के अंदर। आवेश का प्रवाह किसके अंदर होता है? चालकों के अंदर। जैसे पानी का जो फ्लो है वो किसके अंदर होता है? पाइप के अंदर। ऐसे ही आवेश का प्रवाह किसके अंदर होता है? चालकों के अंदर। चालकों के अंदर सवाल ये उठा कि चालक किसके होते हैं? चालक धातुओं के बनाए जाते हैं। चालक किसके बनाए जाते हैं? धातुओं के। यानी धातुओं के अंदर आवेश का प्रवाह होता है, धातुओं के अंदर आवेश चलता है, धातुओं के अंदर आवेश का चलना ही विद्युत चालन कहलाता है। धातुओं के अंदर आवेश का चलना ही विद्युत चालन कहलाता है। एक बार दोबारा सुनो, आवेश का प्रवाह ही धारा है। अगर आवेश बहेगा तो उसी का नाम धारा है। सवाल उठा कि आवेश कहाँ बहेगा? आवेश बहता है किसी चालक के अंदर। चालक कौन होते हैं? चालक धातुओं के बनाए जाते हैं। तो हम इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर आवेश चलता है, धातुओं के अंदर आवेश का चलना विद्युत चालन कहलाता है। विद्युत चालन। तो आज का हमारा सवाल यही है कि धातुओं में ऐसा क्या खास बात है, धातुओं में ऐसी क्या खास बात है जिससे उनके अंदर विद्युत का चालन होता है। धातुओं में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है? विद्युत का चालन। यहां तक की बात क्लियर? विद्युत का चालन क्यों होता है? अब ये जानेंगे धातु किसे कहते हैं। धातु उन पदार्थों को कहते हैं, धातु उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लो कोई धातु हमारे पास है, ये धातु हमारे पास है, धातु का तार हमारे पास है जिसको हम चालक कहते हैं। इस चालक में क्या खास बात है? चालक या धातु पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खड़ा हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। अब इस बात को समझो, फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक प्रोग्राम होने का नहीं। धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है, आते कहाँ से, इनका काम क्या है, एक बार इसे बताते हैं। तुमने शुरुआत में कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में परमाणु। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। बात समझेंगे सब बच्चे? नाभिक होता है धनावेशित और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है। सबसे बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उसका नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी धातुओं के अंदर क्या संरचना है? धातुओं के अंदर ऐसा कुछ है, मान लो धातु का चालक तार है, अगर इस तार के अंदर एक संरचना है, ये तो इस तार के परमाणु है, ये सब क्या है? इस तार के परमाणु। और परमाणुओं के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बैठ गए। ये परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इन इलेक्ट्रॉनों का नाम तो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया। जब किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फिजिक्स कहती है कि वो धनावेशित हो जाता है। मान लो हमारे पास सोडियम का एक टुकड़ा है, सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो सोडियम हो जाएगा प्लस का, यानी Na पॉजिटिव। अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो सोडियम प्लस का हो जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम में अगर हम क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो माइनस का हो जाता है। अभी हमने क्या कहा? परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु का क्या हुआ? परमाणु धनावेशित हो गया। परमाणु कैसा हो गया? धनावेशित। अगर मैं किसी चालक की बात करूं तो चालक अंदर से ऐसा होता है। अगर मैं किसी धातु के तार की बात करूं तो धातु का तार अंदर से ऐसा होता है। क्योंकि आज मुझे इस कंसेप्ट को जी के दिखाना है कि विद्युत चालन हुआ क्यों, इस चालक के अंदर आवेश चला क्यों। क्योंकि आवेश चलेगा तो तभी जब आवेश होगा, जब आवेश ही नहीं होगा तो चलेगा क्यों। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि चालक की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, चालक अंदर से कैसा दिखाई देता है। अब शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। हम बताने क्या जा रहे थे? हमने कहा कि धातुओं के अंदर आवेश का प्रवाह क्यों हुआ। तो एक बार धातु की स्ट्रक्चर देखो। धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके परमाणु से निकल कर आते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके परमाणुओं से निकल कर आते हैं। शेष परमाणु धनावेशित हो जाता है। धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके परमाणुओं में से निकल कर आते हैं। शेष परमाणु धनावेशित हो जाता है। एक बार इतना लिखते हैं, धातु चालकों के अंदर, धातु चालकों के अंदर, याद करते हुए चलेंगे, के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ से आए? ये उनके परमाणुओं की, ये उनके परमाणुओं की बाह्य कक्षा से निकलकर आते हैं, निकलकर आते हैं। शेष परमाणु धनावेशित हो जाता है। शेष परमाणु धनावेशित हो जाता है। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? जब भी मैं तुम्हारे से चैप्टर में कभी कहूँ कि धातु चालक, या मैं कहूँ धातु का तार, तो धातु का तार कहते ही तुम समझ जाना कि धातु के तार के अंदर क्या है। धातु के तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं परमाणुओं की बाह्य कक्षा से। तो परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित। यानी जब हम किसी चालक की बात करेंगे तो चालक के अंदर 100 धनावेशित परमाणु होगा और साथ में होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक के अंदर की स्ट्रक्चर क्या होगी कि एक तो होगा धनावेशित परमाणु, एक तो होगा धनावेशित परमाणु और एक दूसरा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये चालक के अंदर की स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कमरे के ताप के कारण, जो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जैसा गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है, उसे बोलते हैं कमरे का ताप। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप के कारण अनियमित गति करते रहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, मान लो हमारे पास ये बर्तन है, बर्तन के अंदर हमने पानी भरा और पानी को गर्म करना शुरू करा। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो नीचे का जो पानी का कण है वो यहाँ से उठकर ऊपर आकर फूटता है, जिसको बोलते हैं पानी में उबाल आ गया। यानी जब ये पानी के ये वाले कण इस गर्माहट से ऊष्मा लेते हैं, गर्म होते हैं, तो गर्म होकर ये भागना शुरू कर देते हैं। ये रियल एग्जाम्पल है कि गर्माहट से गतिज ऊर्जा पैदा होती है। ये रियल एग्जाम्पल है कि जब किसी को गर्म करोगे तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा आएगी। कमरे के ताप के कारण कौन गर्म होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गर्म होने से क्या होगा? वो भागेगा, गतिज ऊर्जा पैदा होगी, यानी वो गति करेगा। दोबारा सुनो, धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके परमाणुओं की बाह्य कक्षा से निकलकर आते हैं। शेष परमाणु धनावेशित हो जाता है। शेष परमाणु धनावेशित हो जाता है तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप के कारण, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप के कारण अनियमित गति करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप के कारण अनियमित गति करते रहते हैं। इनका वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। इनके इस वेग को हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। इनके इस वेग को हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। ऊष्मीय वेग क्यों कहा? क्योंकि ऊष्मा माने होता है हीट माने होता है गर्माहट, और गर्माहट मतलब टेम्परेचर, ताप। क्योंकि ताप के कारण वेग पैदा हुआ, तो ऊष्मा के कारण वेग पैदा हुआ, तो ऊष्मा के कारण जो वेग पैदा हुआ उसका नाम होता है ऊष्मीय वेग। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? हमने कहा धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ से आते हैं? उनके परमाणुओं की बाह्य कक्षा से निकल कर आते हैं। शेष परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित। अब जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप ही किसके कारण? कमरे के ताप के कारण अनियमित गति करते रहते हैं। यानी इस चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रुकने के नहीं, ये अनियमित गति करें, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, अनियमित गति करते रहते हैं। कमरे के ताप के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करने के कारण इनका जो वेग पैदा होता है, उस वेग का नाम होता है ऊष्मीय वेग u। कितना होता है? ऊष्मीय वेग u, और u की वैल्यू कितनी हो सकती है? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इतनी जानकारी हमें अभी स्टार्टिंग में पता लगी कि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वे वहाँ से निकल के आए परमाणुओं के अंदर से, परमाणु धनावेशित हो गया, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रुक नहीं रहे, कमरे के ताप के कारण लगातार भाग रहे हैं।
कमरे के ताप के कारण लगातार भाग रहे हैं, और अगर ये लगातार भाग रहे हैं, इनके अंदर वेग है, उस वेग का नाम है ऊष्मीय वेग। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी टक्कर यहां लगी, टक्कर लग के यहां आ गया। अनियमित गति क्यों हो रही है उसको बताना चाहता हूं। अब ये परमाणु इसके अंदर अड़े हुए हैं ना, अगर ये खली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रास्ता साफ होता। अब इसके चालक के अंदर की स्ट्रक्चर देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में जगह जगह परमाणु भी है। परमाणु का जो आकार है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आकार से ज़्यादा है, परमाणु का जो आकार है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आकार से ज़्यादा है। अब जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा तो उसकी टक्कर किससे लगेगी, परमाणु से लगेगी। बोर्ड पे ध्यान चाहता हूँ मैं, अब डेफिनेशन आने वाली है जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछी जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इलेक्ट्रॉन के चलते क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के चलते उसकी टक्कर परमाणु से लगी, इस परमाणु के बाद टक्कर यहाँ लगी, तो ये पहली टक्कर, ये दूसरी टक्कर, पहली टक्कर दूसरी टक्कर, यानी ये बनी दो क्रमागत टक्कर। ये तो पहली टक्कर है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की दूसरी टक्कर है, यानी परमाणुओं से टकराता है इलेक्ट्रॉन कब, जब चालक के अंदर भागता है। इस बात को जहन में बिठा लो दोस्त, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी डेफिनेशन यहां से ही बनेगी। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों के अंदर भागता है ना, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों के अंदर भागता है तो परमाणुओं से टकराता है, परमाणुओं से टकराता है। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच, परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है, परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसे उसका मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। मुक्त माने होता है आजाद, पथ माने रास्ता। जब इलेक्ट्रॉन यहां से भागा तो यहां तक टक्कर तो नहीं लगी ना, वो फ्री भागा, बिना किसी रुकावट के भागा, तो उसका उस रास्ते का नाम क्या है, मुक्त पथ। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, उस दूरी को हम मुक्त पथ कहते हैं। एक बार दोबारा सुनो, परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को हम मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। लेकिन पहली टक्कर लगी, इतनी दूरी तय करी, दूसरी टक्कर में इतनी दूरी तय करी, तीसरी में कम दूरी तय करी, चौथी टक्कर यहाँ जाकर लगी, यानी जो टक्कर का दूरी है वो भिन्न भिन्न टक्करों की भिन्न भिन्न है। जैसे पहली और दूसरी टक्कर के बीच चला 2 मीटर, और दूसरी और तीसरी टक्कर के बीच चला 1 मीटर, तीसरी और चौथी टक्कर के बीच चला 5 मीटर, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी भिन्न भिन्न है। कभी तो ये यहाँ जाकर टकरा रहा, कभी बराबर में टकरा, कभी ऊपर जाकर टकरा, कभी यहाँ टकरा रहा। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु से टकराता है, यहाँ से दो क्रमागत टक्कर करता है, तो दो क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी भिन्न भिन्न आती है। देखो एग्जाम्पल, जब पहली टक्कर यहाँ, दूसरी टक्कर यहाँ, तो दो क्रमागत टक्कर ये हुई, इनके बीच चली गई दूरी यह है। लेकिन जब तीसरी टक्कर मारी तो दूरी कम होगी, जब चौथी टक्कर मारी दूरी बढ़ गई। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो मुक्त पथ आता है वो भिन्न भिन्न आता है, जो मुक्त पथ आता है वो क्या आता है, भिन्न भिन्न। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त पथ का मान भिन्न भिन्न आता है। मान लो पहली और दूसरी टक्कर में कम दूरी चला तो दूसरी और तीसरी टक्कर में ज्यादा दूरी चल सकता है। देख लो अंदर की स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा चालक है, समझा करो यार बात को। ये परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, तीसरा परमाणु, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इसकी पहली टक्कर यहां लगी, दूसरी टक्कर एकदम यहां पे कोई था उसमें लगी, फिर उसकी टक्कर यहां लगी, फिर यहां पे कोई परमाणु था उसकी यहां लगी। तो देखो यहां की दूरी ज्यादा है, यहां की दूरी कम, फिर दूरी ज्यादा, फिर दूरी कम, फिर कम, फिर ज्यादा। यानी वो क्या कर रहा है, अनियमित गति कर रहा। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों की दूरी भिन्न भिन्न है, तो उन सभी दूरी का क्या निकाल दो, मध्यमान निकाल दो। क्या निकाल दो, मध्यमान। कैसे निकलेगा, यहाँ की दूरी प्लस यहाँ की दूरी प्लस यहाँ की दूरी प्लस यहाँ की दूरी, सारी दूरी को जोड़कर n से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, मुक्त पथ का मध्यमान आ जाएगा। मुक्त पथ का जो मध्यमान आएगा उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इसको याद करेंगे। एक बार लिखते हैं, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, सुनेंगे सब बच्चे। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसे मुक्त पथ कहते हैं। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसे हम मुक्त पथ कहते हैं, उसे हम मुक्त पथ कहते हैं। और सभी मुक्त पथों के मध्यमान को, सभी मुक्त पथों के मध्यमान को माध्य मुक्त पथ लैम्बडा कहते हैं।
सभी मुक्त पथों के मध्यमान को माध्य मुक्त पथ लैम्बडा कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ लैम्बडा कहते हैं। मुक्त पथ तो बहुत सारे होंगे ना, जैसे वो यहाँ से यहाँ टक्कर मारा तो ये मुक्त पथ हुआ, जब यहाँ से यहाँ टक्कर मारा तो मुक्त पथ ये हुआ, जब यहाँ से यहाँ टक्कर मारा तो मुक्त पथ ये हुआ। सारे मुक्त पथों के मान अलग अलग है, उन सभी मानों का क्या निकाल दो? मध्य मान। उस मध्य मान का नाम होता है माध्य मुक्त पथ लैम्बडा। तो डेफिनेशन एक बार फिर सुनेंगे, फिर लिखवाते हैं। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसे तो मुक्त पथ कहते हैं, लेकिन सभी मुक्त पथों के मध्य मान को, सभी मुक्त पथों के मध्य मान को माध्य मुक्त पथ लैम्बडा कहते हैं। लिखते हैं, परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है या इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, तथा सभी मुक्त पथों के मध्यमान को माध्य मुक्त पथ लैम्बडा कहा जाता है। ये है पहली डेफिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की भी और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं शुरू से बताता हूं कि हुआ क्या अभी तक, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रोग्राम है जो कि हमें इस बात की गवाही देगा अंत में कि चालन हुआ क्यों। एक बार फिर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। हमने कभी जीवन में अगर कहा धातु का तार, तो तुम क्या कहोगे? धातु चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सवाल उठा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आए भाई? उनके परमाणुओं से निकल कर आए। परमाणु कैसा हो गया? धनावेशित। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे? ये कमरे के ताप के कारण अपने आप ही भागते फिर रहे, अर्थात अनियमित गति कर रहे। अब कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है कि जब ये अनियमित गति करता है तो जैसे ही ये भागेगा, इसके रास्ते में कौन अड़ेगा? परमाणु। तो परमाणु से क्या मारेगा? ये टक्कर। परमाणु से पहली टक्कर यहां मारी, दूसरी टक्कर यहां मारी, तो इन दो टक्करों का नाम क्या बन गया? क्रमागत टक्कर। पहली टक्कर दूसरी टक्कर, इनका नाम है क्रमागत टक्कर। दो क्रमागत टक्करों के बीच वो जितनी दूरी तय करा उसका नाम है मुक्त पथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच वो जितनी दूरी तय करेगा उसका नाम क्या होता है? मुक्त पथ। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही टक्कर मारेगा फिर यहां से हटके वहां जाकर टक्कर मारेगा, तो ये दूसरी टक्कर होगी। तो दूसरी टक्कर में जो रास्ता तय करा उसका नाम दूसरा मुक्त पथ। तीसरी टक्कर में जो रास्ता तय करा उसका नाम तीसरा मुक्त पथ। उन सारे मुक्त पथों का क्या निकाल दो? मध्यमान। उन सारे मुक्त पथों का क्या निकाल दो? मध्यमान। उस मध्यमान का नाम ही है माध्य मुक्त पथ लैम्बडा। समझ सकते हैं कि यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है श्रांतिकाल। जिसका नाम क्या है? श्रांतिकाल। इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनते हैं श्रांतिकाल क्या है। सुनो जरा, जब उसने यहां टक्कर मारी तो कुछ दूरी तय करी, इस दूरी का नाम तो मैंने क्या रख दिया? मुक्त पथ। लेकिन दो क्रमागत टक्करों के बीच को कुछ समय भी तो लगा होगा। हेलो, कुछ समय भी तो लगा होगा। दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन को कुछ समय भी तो लगा होगा, उस समय का नाम ही श्रांतिकाल है। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है, परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है उन समय के मध्यमान को श्रांतिकाल कहते हैं। जितनी दूरी लेता है उसे तो कहते हैं मुक्त पथ और उसके मध्यमान को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। लेकिन दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लेगा उन सभी समय के मध्यमान को श्रांतिकाल कहते हैं। डेफिनेशन वही, परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है, दूरी की जगह क्या चेंज आ गया? जितना समय लेता है उन सभी समय के मध्यमान को श्रांतिकाल टो कहते हैं। बात क्लियर है? चलो लिखते हैं इसको भी। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है उन सभी समयों के मध्यमान को श्रांतिकाल
टो कहते हैं, श्रांति काल टो कहते हैं। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये दो है। पहुंचते हैं, वहाँ तक भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती जा रही है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक बार शुरू से रिपीट करता हूँ, सब बच्चे फोकस करेंगे। चालक कौन? जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? उसके परमाणुओं से। परमाणुओं का क्या हुआ? वे धनावेशित हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे? इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे। क्यों कर रहे हैं अनियमित गति? कमरे के ताप के कारण। किस वेग से कर रहे? उसका नाम है ऊष्मीय वेग। अब हमें ये बात जैसे ही पता लगी कि इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है तो हमने कॉमन सेंस लगाई कि इसके अंदर तो परमाणु भी है भाई। जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेगा परमाणु से टक्कर मारेगा, और जब परमाणु से टक्कर मारेगा तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो खाली स्थान होगा उसकी जो दूरी होगी उसका नाम है मुक्त पथ, और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो वो समय लेगा उसका नाम है श्रांति काल। चलिए, बात क्लियर है यहाँ तक की? एक बार इसको यहाँ तक की जानकारी हमें मिली कि चालकों के अंदर अपने आप ही स्वयं इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। चालकों के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रॉन भागता रहता है। चालकों के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रॉन भागता रहता है। वो अपने आप क्यों भागता रहता है? क्योंकि उसके पास कौन सा वेग होता है? उसमें वेग। अब मैं ध्यान चाहता हूं, क्योंकि अब मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा था। हमने तुम्हें आते ही एक बात बताई थी कि अगर आवेश चाहे कोई भी हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, अल्फा कण हो, कुछ भी हो, अगर वो आवेश है, बात को सुनो, अगर वो आवेश है और वो गतिमान है, अगर वो आवेश और गतिमान है तो उसी अवस्था का नाम धारा है। अगर कोई भी आवेश गतिमान हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और वो गतिमान है तो वो क्या बनाएगा? धारा। कॉमन सेंस लगाओ। हमने भी कहा चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं। यहां से बात पकड़ ली, इलेक्ट्रॉन भागता रहता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन भागता है तो धारा बनानी चाहिए थी। क्या बनानी चाहिए थी? धारा, क्योंकि भागता हुआ इलेक्ट्रॉन ही तो विद्युत धारा है। भागता हुआ इलेक्ट्रॉन ही तो करंट है। विद्युत धारा को अंग्रेजी में करंट कहते हैं। ये तो कमरे के ताप के कारण इतने वेग से भाग रहे हैं। मान लो मेरे पास कोई तार का टुकड़ा है, इस तार के टुकड़े के नॉर्मली बात कर रहा कि कैसा होगा अंदर से, तार के टुकड़े के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपने आप ही भाग रहे। अगर वे मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप भागते हैं तो भागने से धारा बढ़नी चाहिए थी। अगर धारा बढ़ती तो इसको करंट मारना चाहिए था, लेकिन जनरली कोई भी तार का टुकड़ा करंट नहीं मारता। अगर हमारे पास कोई धातु का तार है, उसको हम अगर हाथ में उठा ले तो करंट नहीं लगता। तो इसका मतलब या तो ये कंसेप्ट गलत है, या फिर वो धारा जो पैदा हुई वो कहाँ चली गई। बात समझो क्या कहा मैंने कहा कि अगर आवेश भागेगा तो धारा बढ़ेगी। जो मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ा है टक्कर मारने का, ये पूरा प्रोग्राम जो बताया, टक्कर कब मारेगा इलेक्ट्रॉन? जब भागेगा। इसका मतलब चालकों के अंदर स्वयं इलेक्ट्रॉन भागते हैं। अगर चालकों के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो धारा क्यों नहीं बनी? अब मैं इस बात का जवाब दूंगा, धारा क्यों नहीं बनी। क्लियर है सब बच्चों को क्या बताने जा रहा हूं? आओ शुरू करते हैं, धारा क्यों नहीं बनी। देखो होगा क्या। ये हमारे पास एक चालक है, ये चालक का परिच्छेद है, छोटा बन जाए। ये चालक का क्या है? परिच्छेद। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के गया, इधर को भाग के गया, फिर टकरा के वापस भी आएगा। यानी किसी चालक के परिच्छेद से इलेक्ट्रॉन एक तरफ को गुजरा, फिर दूसरी तरफ को गुजरा। यानी अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर को गए तो 10 इलेक्ट्रॉन ही इधर को आएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हमारे राइट साइड में गए तो 10 इलेक्ट्रॉन ही लेफ्ट साइड में आने की संभावना है, क्योंकि उधर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, वे भी टकरा के इधर आ सकते हैं, क्योंकि अनियमित गति हो रही है, असंख्य इलेक्ट्रॉन है। दोबारा समझो, किसी चालक के परिच्छेद से एक दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरी दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। या यूं कहें कि किसी चालक के परिच्छेद से एक दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संभावना होती है उतनी ही संभावना उल्टी दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की होती है। एक बार दोबारा सुनो, किसी चालक के परिच्छेद से एक दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संभावना होती है उतनी ही संभावना दूसरी दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की होती है। यानी इधर को गए जब इलेक्ट्रॉन इधर को गए तो धारा इधर को बनी, मान लो I बराबर 10 बना। जब इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ को आए तो धारा उधर को बनी, I बराबर 10। दोनों धारा उल्टी दिशा में बनी, तो दोनों धारा ने एक दूसरे को काट दिया, तो नेट धारा कितनी आई? 0।
अगर इलेक्ट्रॉन उधर को गए तो धारा मान लो प्लस की बनी, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ को आएंगे तो धारा माइनस की बनेगी, तो दोनों धारा का जोड़ कितना होगा 0, तो नेट धारा कितनी हो जाएगी 0, इसलिए धारा प्रवाह नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन भागने के बाद भी धारा प्रवाह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किसी परिच्छेद से एक दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संभावना होती है उतनी ही संभावना विपरीत दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की होती है। एक दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संभावना होती है उतनी ही संभावना विपरीत दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की होती है, जिससे नेट आवेश कितना हो जाता है 0, और नेट आवेश 0 होने से धारा का जो प्रवाह है, धारा प्रवाह आता है 0, धारा प्रवाह 0 आता है। तो हम इस बात को लिखना चाहते हैं, एक बार सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। किसी चालक के परिच्छेद से, किसी चालक के परिच्छेद से एक दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संभावना होती है उतनी ही संभावना विपरीत दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की होती है, जिससे परिच्छेद से नेट आवेश प्रवाह की दर 0 आती है, यानी नेट आवेश कितना हो जाता है 0, और उससे धारा का मान भी कितना हो जाता है 0। ये बात थी मुद्दे की जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो इस बात पर टिका हुआ है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हुआ क्या, याद कर लेंगे सब बच्चे इस बात को। मान लो चालक का परिच्छेद है, इस परिच्छेद से 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए प्लस की धारा बनी, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो माइनस की धारा बनी, टोटल धारा होगी 0। ये बात ही मैंने लिखी है कि किसी चालक के परिच्छेद से एक दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संभावना होती है उतनी संभावना विपरीत दिशा में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की होती है, जिससे नेट प्रवाह की दर कितनी आती है 0। अगर कुछ ऐसा हो जावे, कैसा कि इधर को तो जावे 5 इलेक्ट्रॉन और इधर को जावे 10, तो अंतर कितने का आएगा 5 का, तो उन 5 के अंतर से क्या बहेगी धारा। अगर मैं अब कुछ ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं भाई, कि एक तरफ को गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों को कम कर दूं और दूसरी तरफ को गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दूं, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, कई बार 0 नहीं होने का, और अगर नेट आवेश 0 नहीं हुआ तो फिर धारा बहेगी। नॉर्मल तार में धारा क्यों नहीं बह रही? नॉर्मल तार में इलेक्ट्रॉन भागते हैं, ओके, बावजूद उसके धारा नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? इसलिए नहीं बहती कि एक तरफ को जितने भागते हैं दूसरी तरफ को भी उतने ही भागते हैं, एक तरफ वाली धारा को दूसरी तरफ वाली धारा कैंसिल कर देती है, तो नेट धारा 0 आती है, इसलिए आवाज ही नहीं होता। जेब में से 5 रुपए गए, 5 ही वापस आ गए, तो कितने गए? कितने भी नहीं गए, सेम बात है। एक तरफ को 10 धारा गई, दूसरी तरफ को वापस आ गई, तो 0 धारा होगी। क्लियरिटी आ गई यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? यदि इन इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 ... un हो, तो औसत ऊष्मीय वेग u एवरेज बराबर होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 ... un डिवाइड बाई n, और इसका जो मान आएगा वो 0 होगा। लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा लिखा। यार एक बात तो बताओ, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इधर को भी गए तो इधर को वेग होगा प्लस का, इलेक्ट्रॉन वापस भी आए तो वेग होगा माइनस का। यानी जो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर भाग रहे हैं उनके वेग है ये, उन वेग का जब औसत निकल लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि एक तरफ को जितने इलेक्ट्रॉन गए तो वेग हुआ प्लस का, इधर को जो इलेक्ट्रॉन आए वेग हुआ माइनस का, प्लस वाले वेग ने माइनस वाले वेग को काट दिया, तो औसत वेग कितना आया? औसत वेग आया 0। तो ये क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है कि चालकों के अंदर औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? औसत ऊष्मीय वेग होता है 0। एक इलेक्ट्रॉन का तो ऊष्मीय वेग होता है, स्टार्टिंग में बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है? लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सारों का औसत कितना होता है? सारों का औसत होता है 0। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब देखो, हम इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का पहला आधा पोर्शन कंप्लीट कर चुके, एक बार मैं उसको रिपीट कर दूं, फिर आगे चलते हैं। स्टार्टिंग यहां से हुई कि चालक कौन है?
चालक कौन है भाई? चालक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमने पूछा कहाँ से आए इलेक्ट्रॉन उसके पास, उसके परमाणुओं से आए। परमाणु कैसा हो गया? परमाणु हो गया धनावेशित। ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है? ये अनियमित गति करते हैं भाई। अनियमित गति करते हुए टक्कर भी मारेंगे। किसके साथ टक्कर मारेंगे? परमाणुओं के साथ। परमाणु के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी चलेंगे उसका नाम मुक्त पथ है। जो समय लगेगा उसका नाम कहीं ना कहीं सरांति काल है। हाँ या ना? सवाल ये उठा, अच्छा भाई तुम कह रहे भाग रहे हैं चालकों के अंदर ये, अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो सवाल पैदा हुआ कि आवेश भाग रहा है। अगर आवेश भाग रहा है तो वो गतिमान है। अगर वो गतिमान है तो उससे धारा बनानी चाहिए। लेकिन धारा क्यों नहीं बना रहा इलेक्ट्रॉन? तो धारा क्यों नहीं बना रहा उसका कारण ये है कि एक दिशा में जितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, तो उनका जो टोटल धारा बनती है वो 0 बनती है। क्लियरिटी आ गई? तो अब ये सवाल उठता है कि अब तार के अंदर धारा प्रवाह कैसे होगा, ये सवाल उठा। सब जानते हैं इस बात को कि कैसे होता है। मान लो हमारे पास एक तार है, मुझे इस तार के अंदर धारा प्रवाहित करानी है, करंट बहाना करंट। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बैटरी लगा दो। क्या लगा दो? बैटरी। जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे अपने आप ही धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये हुआ कि बैटरी लगाने के बाद ऐसा क्या हुआ चालक के अंदर कि धारा बहनी शुरू होगी? बैटरी लगाने से पहले क्या थी कंडीशन, वो तुम्हारे सामने है। बैटरी लगाने से पहले कंडीशन ये थी, याद कर लो, ये मुझे चाहिएगा अभी। बैटरी लगाने से कंडीशन ये थी, एक तरफ को 10 गई तो दूसरी तरफ को भी 10 ही गए। बैटरी लगाने के बाद क्या होगा मैं उसको डिस्कस करूंगा। बैटरी लगाने से क्या होगा उसको डिस्कस करने से पहले चैप्टर के 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद होने चाहिए या 2 थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनाने चाहिए। पहला कंसेप्ट याद रखना, जब भी 2 प्लेटों के बीच बैटरी को जोड़ते हैं तो एक प्लेट हो जाती है प्लस की और दूसरी प्लेट हो जाती है माइनस की। क्यों हुई प्लस की? क्योंकि ये वाली प्लेट बैटरी के प्लस से जुड़ी, ये वाली प्लेट बैटरी के माइनस से जुड़ी। कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं है क्योंकि 10वीं में पढ़ के नहीं आए थोड़ी बहुत विद्युत। ये बड़े वाली प्लेट प्लस की होती है, छोटे वाली प्लेट माइनस की। मैंने इस तार के इस वाले सिरे को बैटरी के प्लस से जोड़ा तो ये सिरा कहीं का हो गया प्लस का। मैंने तार के इस वाले सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ा तो ये वाला सिरा कहीं का हो गया माइनस का। तो वो वाला कंसेप्ट पैदा हो गया कि एक सिरा प्लस का एक सिरा माइनस का। जब भी एक सिरा प्लस का और एक सिरा माइनस का होगा तो इनके बीच में पैदा होता है क्षेत्र। उस क्षेत्र का मान होता है E बराबर V/D, जहां D क्या है? इसके प्लेटों के बीच की दूरी। जैसे एक प्लेट प्लस की एक प्लेट माइनस की, लास्ट चैप्टर में काफी बार पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट था। एक प्लेट प्लस की एक प्लेट माइनस की तो उनके बीच में क्षेत्र पैदा होगा। अब सवाल उठता है कि क्षेत्र का काम क्या है? क्षेत्र क्या करता है? क्षेत्र का कार्य है आवेश पर बल लगाना। क्षेत्र का कार्य क्या है? आवेश पर बल लगाना। अगर किसी जगह कोई क्षेत्र पैदा हो जा तो क्षेत्र क्या करेगा? पैदा होते ही आवेश पर बल लगाएगा। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश एक धनावेश। ऋणावेश पर तो लगाता है वो अपने से उल्टी दिशा में बल, विपरीत दिशा में बल। मान लो क्षेत्र इधर को है, क्षेत्र की दिशा जो है तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो उल्टी दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा विपरीत दिशा में लगेगा। और अगर धनावेश हुआ, धनावेश से बल उधर को ही लगेगा जिधर को क्षेत्र है। ये बात याद करो यार। जैसे ही हम तार के सिरों पर बैटरी लगाते हैं तो विभवांतर पैदा होता है। विभवांतर के कारण तार के अंदर क्षेत्र पैदा होता है। क्षेत्र के कारण तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर बल लगता है। कंसेप्ट है, रटना नहीं पढ़ने का। क्या कहा हमने? जैसे ही तार के सिरों पर बैटरी जोड़ते हैं तो विभवांतर पैदा हुआ, विभवांतर के कारण क्षेत्र पैदा हुआ। क्षेत्र के कारण जो तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर बल लगना शुरू हुआ और तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्षेत्र कैसा है? धन से ऋण की ओर। क्षेत्र की दिशा क्या है? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। और बल की दिशा क्या होगी? इसके विपरीत। अब देखो पहले क्या था? पहले इनको रोकने वाला कोई था नहीं, 10 इधर को गए 10 इधर को गए। अब की बार क्या है? ये क्षेत्र क्या चाहता है कि ज्यादा तो इधर को आवे और कम उधर को जा। तो अब की बार क्या होगा? परिच्छेद से इधर को तो कम गुजरेंगे और इधर को गुजरेंगे ज्यादा। और जब इधर को ज्यादा इधर को कम गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के गुजरने में अंतर आ जाएगा, जिससे नेट आवेश पैदा होगा और नेट आवेश पैदा होगा तो धारा बहेगी।
रिलैक्स माइंड से सुनो, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है। आगे चल के ओम का नियम पढ़ाऊंगा तो दोस्त ये पूरा कंसेप्ट वहाँ जिंदा हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, डीप में जाकर पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये चालक है, धारा प्रवाहित कराना चाहते हैं हम। तो किसी बड़े भाई ने कहा बैटरी जोड़ दे। अगर मैं अनपढ़ हूँ और मुझे केवल धारा से ही मतलब है तो मैं बैटरी जोड़ के बैठ जाऊँगा, धारा बहती रहेगी। लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों, तो अब समझो क्यों हुआ ऐसा। जैसे ही तुम तार के सिरों पर बैटरी लगाते हो तो ये बैटरी एक विभवांतर पैदा कर देती है, विभवांतर। और विभवांतर के कारण तार के अंदर पैदा होता है एक क्षेत्र। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने लगता है बल। ये बल किधर को लगता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चालक के परिच्छेद से क्षेत्र के विपरीत दिशा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और क्षेत्र के दिशा में कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो नेट आवेश प्रवाह शून्य नहीं होगा। जब नेट आवेश प्रवाह शून्य नहीं होगा तो अब की बार बैटरी जोड़ने के बाद धारा बहेगी। तो बैटरी का काम ये है, जिया करो कंसेप्ट को। पहले बराबर थे, एक तरफ को 10 तो दूसरी तरफ को भी 10। अब की बार क्या हुआ, बैटरी लगाने के बाद प्रतिबंध आ गया, एक बाह्य फोर्स आ गया। उस बल का नाम है वैद्युत बल। किसने लगाया वैद्युत बल? क्षेत्र ने लगाया। क्षेत्र किसने पैदा करा? विभवांतर ने। और विभवांतर किसने पैदा करा? बैटरी ने। अगर बैटरी ना होती तो विभवांतर ना होता, विभवांतर ना होता तो क्षेत्र ना होता, क्षेत्र ना होता तो इलेक्ट्रॉनों पर बल ना लगता। अरे बल ना लगता तो ऐसे जाते, अगर ऐसे जाते तो धारा ना बहती। अरे बैटरी लग गई तो विभवांतर आवेगा, विभवांतर आ गया तो क्षेत्र पैदा होना लाजमी है। अगर क्षेत्र पैदा हो गया तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में ज़्यादा जाएंगे और बल की विपरीत दिशा में कम जाएंगे। यानी एक तरफ को जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरी तरफ को जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होगी। और जब संख्या का अंतर होगा तो नेट आवेश प्रवाह अब की बार शून्य नहीं होने का, अब की बार धारा बहेगी। ये है कंसेप्ट। कोई दिक्कत? चलो लिखते हैं इसको। तार के सिरों पर, तार के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी जोड़ने के बाद यह तार के सिरों में V विभवांतर पैदा कर देती है, V विभवांतर पैदा कर देती है, जिससे तार के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाने लगता है। बल का मान होगा E × E। बल लगाने लगता है। यह बल के कारण, इस बल के कारण किसी चालक के परिच्छेद से मुद्दा स्टार्ट है, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। किसी चालक के परिच्छेद से क्षेत्र की विपरीत दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्षेत्र की दिशा में ही गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों से अधिक आती है। मुद्दा पकड़ो। इस बल के कारण, क्योंकि बल उल्टी दिशा में लग रहा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा, तो बल जिधर को लगेगा उधर को तो चलेंगे इलेक्ट्रॉन। इस बल के कारण किसी चालक के परिच्छेद से क्षेत्र की विपरीत दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लो क्षेत्र इधर को है तो इसके विपरीत दिशा में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्षेत्र की दिशा में गुजरने वालों से ज़्यादा आती है। इसीलिए परिच्छेद से नेट आवेश प्रवाह की दर शून्य नहीं होती, और जब शून्य नहीं होती तो धारा प्रवाह हो जाता है। नेट आवेश प्रवाह की दर शून्य नहीं होती, जिससे चालकों में धारा प्रवाह हो जाता है। शून्य नहीं होती, जिससे चालक तार में धारा
प्रवाह हो जाता है, जिससे चालक तार में धारा प्रवाह हो जाता है। ये था हमारा मुद्दा, एक बार इसको नोट करें। चलिए, आज जो हमने तुम्हें बताया कि कैसे किसी तार के अंदर धारा का प्रवाह होता है, तार मतलब समझा धातु के अंदर धारा का प्रवाह होता है। बैटरी जोड़ने से पहले की कंडीशन क्या थी और बैटरी जोड़ने के बाद की कंडीशन क्या होगी, इस बीच मैंने तुम्हें दो डेफिनेशन दी, जिसका नाम था क्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ। एक छोटा सा और कंसेप्ट है, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है अनुगमन वेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम है अपवाह वेग। अपवाह वेग देखो होगा क्या, तुमने अगर कंसेप्ट को पकड़ के चले होंगे तो मैंने बताया था औसत उसमें वेग शून्य होता है। एक बार दोबारा सुनो, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये अपने आप ही भाग रहे, किसके कारण, ताप के कारण। जिस वेग से भाग रहे उसका नाम क्या है, उसमें वेग। लफ्जों को सुना करो भाई, अगर एक भी नहीं सुनोगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप के कारण भाग रहे, ताप के कारण जो वेग पैदा हो उसका नाम क्या, उसमें वेग। लेकिन औसत वेग कितना है इनका, औसत वेग तो थोड़ी देर पहले निकल रहा था, 0 आया था। औसत उसमें वेग कितना है, 0। यानी नेट वेग कितना कर पा रहे हैं, नेट वेग 0 कर पा रहे हैं। देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन 20 के वेग से इधर को भाग के गया तो 20 के वेग से ही वापस आया, तो 20 में से 20 कट के कितना हो गया, 0। तो उसका नेट वेग कितना हो गया, 0। समझ में आ रही बात। तो नेट औसत उसमें वेग कितना होता है, 0। अब देखो बैटरी क्या करेगी, जैसे ही बैटरी को लगाया तो बैटरी लगाने से पहले ये इधर को जा रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन, बैटरी लगाई, बैटरी ने उनको पकड़ा, कहाँ जा रहे, इधर चलो। क्यों चलो इधर, क्योंकि बैटरी ने विभवांतर पैदा करा, विभवांतर ने क्षेत्र पैदा करा, क्षेत्र ने बल लगाया और बल ने क्या करा, इसको अपनी तरफ को चलाना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन पहले अपनी मर्जी से उधर जाना चाहते थे, लेकिन बैटरी लगने के बाद इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में चलेंगे, बैटरी की तरफ को चलेंगे। तो बैटरी क्या करेगी, इसे अपनी तरफ से एक वेग प्रदान करेगी। बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ से एक वेग प्रदान करेगी, और जो बैटरी अपनी तरफ से वेग प्रदान करती है उस वेग का नाम होता है अनुगमन वेग। किसको प्रदान कर रही बैटरी, बैटरी प्रदान कर रही इलेक्ट्रॉनों को। किसको भाई, इलेक्ट्रॉनों को। कौन से इलेक्ट्रॉनों को, जो अनियमित गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति को, इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर बैटरी द्वारा प्रदान किए गए, बैटरी द्वारा प्रदान किए गए छोटे से औसत वेग को, छोटे से औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। याद करो डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर बैटरी द्वारा प्रदान किए गए छोटे से औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। पहले जो औसत वेग था वो 0 था, बैटरी लगाने के बाद औसत वेग आया, तो बैटरी ने दिया ना, तो बैटरी ने जो औसत वेग दिया उसका नाम है अनुगमन वेग। एक बार दोबारा, इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर बैटरी द्वारा प्रदान किए गए छोटे से औसत वेग को अनुगमन वेग वीडी कहते हैं। वी माने होता है वेलोसिटी, डी माने होता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट माने बोलते हैं अनुगमन वेग। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिख दूँ से, इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर बैटरी द्वारा प्रदान किए गए छोटे से औसत वेग को अनुगमन वेग वीडी कहते हैं, अनुगमन वेग वीडी कहते हैं। ये है आज का कंसेप्ट। हमने तुम्हें अच्छी तरह बताने का प्रयास करा इस वीडियो में कि धातुओं में विद्युत चला क्यों और धातु के अंदर की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसी कंसेप्ट में हमने 3 परिभाषाओं को उठाया। पहले का नाम क्रांतिकाल, दूसरे का नाम माध्यम मुक्त पथ लैम्बडा और तीसरा है अनुगमन वेग। तुम देखना जरा बोर्ड के पेपर उठा के, ये कहीं ना कहीं तुमको सुनने को मिलेगा। आज की वीडियो में कंसेप्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल लगभग किसी न किसी सेट में जरूर मिलता है। धारा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अगर आपको हमारी ये वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।